हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रिश्ता और इसकी लेखिका डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी हैं। शानू, असलम चाचू आए हैं, जरा 2 कप चाय तो बनाकर लाना, अदरक वाली कड़क। असलम चाचा बोले, जिन्हें मैं प्यार से चाचू बुलाती थी। घर में तो अदरक का गोदाम है ना, अभी अभी कई देशों में भेजी है हमने अदरक। पूजा घर से दादी की आवाज आई और घंटे व घड़ियाल जोरों से बजने लगे। मैंने चाचू की ओर देखा तो वह मुस्कुराते हुए बोले, मेरे कान सालों से अम्मा की ऐसी बातें सुन रहे हैं। अब तो उनकी बातें कुरान के आयतें लगती हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ ही इतने हक से कोई बोल सकता है। पापा चाचू की पीठ पर प्यार से धोल जमाते हुए बोले, हाँ, इतना ज़बरदस्त प्यार है कि सारे वेद और पुराण मेरी आंखों के आगे नाच जाते हैं। यह सुनकर मैं ठाका मारकर हंस पड़ी और चाय बनाने के लिए चल दी। चाय के पानी में उबाल आते ही मैं अदरक घिसकर डालने लगी, तभी पीछे से चाचू की आवाज़ आई, ज़रा अच्छी तरह खौला देना बिटिया। वो क्या है कि आजकल थोड़ी सर्दी है हमको। हाँ हाँ, दिन भर खुलाएंगे, सिलेंडर के पैसे तो तुम ही देते हो ना। पूजा घर से दादी की आवाज़ आई, माँ तुम थोड़ा ध्यान तो अपनी पूजा में ही लगाओ, वरना भगवान क्या सोचेंगे। पापा धीरे से बोले, पता नहीं दादी ने यह बात सुनी या नहीं, पर अब वह घंटी के साथ साथ शंख भी बजाने लगी। चाचू के आते ही दादी का बड़बड़ाना शुरू हो जाता था। वह उन्हें फूटी आंख भी नहीं भाते थे, पर पापा थे कि चाचू के बिना रह ही नहीं पाते थे। इन बीते सालों में ऐसा कोई दिन नहीं गया था कि वह चाचू से ना मिले हो। कभी कभी मैं आश्चर्य से पूछती, आप लोग क्या कभी दूसरे शहर भी नहीं जाते थे? इस पर दोनों दोस्त ठाका मारकर हंसते हंसते दोहरे हो जाते और बात टाल देते। वो तो दादी ने एक दिन गुस्से में बताया, वैसे तो तेरे दादाजी कभी बाहर ले नहीं जाते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में ये मूड फ्रेश करने जैसे चोंचले होते ही नहीं थे। घर भर की गालियाँ खाकर भी हमारा मूड खराब नहीं होता था, क्योंकि तब काम ही काम होता था और इतना ज़्यादा होता था कि सोचते थे सामने वाला जल्दी से जी भरकर चिल्ला ले तो हम अपनी सवारी वापस चौके में ले जाएं। दिन भर खाकर भी सब भूखे ही बने रहते थे, नहीं खाते तो पता नहीं कौन सा तांडव करते। दादी की चटपटी बातें सुनकर मैं लौट लौट कर हंसने लगी। दादी मुझे हंसते हुए देखकर बहुत खुश होती थी। वह दादी से कब माँ बन गई थी वह शायद खुद भी नहीं जान पाई थी। पर दादी, मेरा प्रश्न तो वहीं का वहीं रह गया। मैंने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, हाँ बता रही हूँ। कौन सा तेरी परीक्षा का प्रश्न है जो उतने ही शब्दों में बताना है? कहते हुए दादी झट से घर में बनाए हुए बदबूदार तेल की शीशी लेकर आ गई, जो वे भृंगराज, आंवला और भी न जाने कितनी काली और अजीब सी औषधियों को बालकर बनाती है। मेरे बाल सबसे लंबे, घने और काले हैं। शायद यह दादी के उस बदबूदार नुस्खे का ही कमाल है। तो जैसे ही दादी का तेल लगाना शुरू किया, कहने लगी, तेरे पापा की जिद रहती थी कि या तो उसको भी अपने साथ ले चलो या फिर चलो ही नहीं। दादी चाचू का नाम तक नहीं लेती, इसलिए मैं दादी को चिढ़ाते हुए पूछा, उसे कौन? दादी किसे? चल अब ज़्यादा मत बन, आगे सुन। तो फिर हमें पूरा कार्यक्रम ही कैंसिल करना पड़ता था। भला अब अपने साथ किस गैर के लड़के को कहाँ टांगे टांगे घूमते। यही हाल उसके घर का भी था। उसके माँ बाप भी तेरे महान पिताजी के कारण कहीं नहीं घूम। इन दोनों ने मिलकर जिंदगी तबाह कर दी सबकी। शनि बनकर बैठ गए थे सबकी कुंडली में। दादी बड़बड़ाती हुई बोलती गई और मैं मन ही मन पापा और चाचू की दोस्ती पर रश्क खाते हुए सोचने लगी, काश मेरा भी ऐसा कोई दोस्त होता जो मुझे इतना प्यार करता। बालों में तेल लगाते हुए जैसे ही दादी की कहानी पूरी होती तो मैं जान छुड़ाकर भाग जाऊं। उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया। इसी तरह से हमारे दिन हंसी खुशी से बीतते जा रहे थे। मेरे 21वें जन्मदिन पर दादी ने अचानक रसोई घर में खाना पकाते समय पापा के सामने ऐलान कर दिया, अब शानू का ब्याह रचा दो, वरना मैं घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। पापा ने चिढ़ाते हुए कहा, मेरी प्यारी माँ, जहाँ जाओ मुझे भी ले चलना। इतने सालों से तुम मुझे कभी कहीं घुमाने नहीं ले गई। दादी कुछ कहती इससे पहले ही मैंने दादी से लड़ियाते हुए कहा, लोग तो पागल होते हैं जो लड़की को शादी करके विदा करते, बल्कि होना तो यह चाहिए कि लड़का शादी में उपहारों से लदा फदा आए और घर के कामों में लड़की का हाथ बटाए। हमारे दिमाग की पूरी तरह से खराब हो गया है। नहीं दादी, मैं नहीं, लोग पागल हैं, मैंने हंसते हुए। पागल खाने में सारे पागल डॉक्टर को भी पागल ही समझते हैं। दादी चूल्हे पर रोटी सेकते हुए
पर दादी की चिंता पापा को भी सही लगने लगी। वह कुछ सोचते हुए उस समय घर से टहलने कहकर निकल गए। आखिर चाचू के साथ कई दिन दौड़ धूप करके उन्होंने मेरे लिए एक लड़का ढूंढ आखिर चाचू के साथ कई दिन दौड़ धूप करके उन्होंने मेरे लिए एक लड़का ढूंढ ही लिया जो पूरी तरह से उनके मापदंडों पर खड़ा उतरा था। वे मापदंड इतने अजीबोगरीब थे जो शायद पापा के अलावा किसी और के दिमाग में आए भी नहीं होंगे। जैसे शादी के लिए हमारे गांव के पास वाले गांव का ही लड़का होना, लड़के के पिता के पापा से दोस्ती होनी चाहिए, उस दोस्त को अपनी बहू यानी मुझे हर रविवार दादी से मिलाने लाना होगा। मैं जानती थी कि दादी के बहाने पापा अपने लिए कह रहे थे। अगर मैं आधे घंटे भी पापा को दिखाई ना दूँ तो वह बेचैन होने लगते हैं, और यहाँ तो मैं पूरी ज़िंदगी के लिए उनसे लुका छिपी खेलने के लिए जा रही थी। कुल मिलाकर सारी गेंद अपने पाले में कर लेने के बाद पापा ने शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी थी। पापा ने चाचू के साथ जाकर शहर की दुकानों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और दादी दिन भर में कम से कम 10 बार अपनी जंग लगी संदूकचियों को खोलती और बंद करती। जहां शादी के पहले मैंने अपनी सभी सहेलियों को शर्माते और खिलखिलाते हुए देखा था, वहीं अपनी शादी से पहले पापा और दादी को देख मेरा मन भर आता। दोनों हर बात में बस मेरा ही मुंह देखते रहते थे। क्या सब्जी बननी है, क्या मिठाई आनी है, कौन से रंग की चादरें सुंदर लगेंगी। यहाँ तक कि मेरी ज़रा सी भी तबीयत बिगड़ी नहीं कि दोनों का मुंह उतर जाता। दादी तो किसी तरह खुद को संभाल लेती, पर पापा तो मेरे ठीक होने तक खुद ही बीमार लगने लगते थे। मुझे खुद अपने भाग्य से ईर्ष्या होने लगती थी। इतना प्यार, इतनी चिंता मैंने किसी भी घर में नहीं दी। शायद दादी और पापा दोनों ही माँ की कमी पूरी करते करते माँ। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, घर में मेहमानों का तांता लगने लगा। दादी अपने संदूकची खोल दिन भर सभी को कुछ ना कुछ दिखाया ही कर। तुम सोने के गहनों को जो सारे समय दिखाया करती हो, यह सही नहीं है। अगर कोई एक खास जेवर भी गायब कर देगा तो हम किसी से पूछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी हमारे रिश्तेदार हैं। तू तो बड़ा बोला है। अरे लड़के वाले हमारे पड़ोसी गांव के हैं, ज़रा उन तक भी तो खबर पहुंचे कि हम भी खानदानी रईस हैं। पापा ने दादी का जवाब सुनकर अपना सिर धुल लिया और वह कुछ कहते इससे पहले दादी ही बोली, और तू क्या समझता है मैंने गहने संभाल कर नहीं रखे हैं? यह देख, चाबी 24 घंटे इसी में इस रजाई के नीचे रखती हूँ। दादी ने ये कहते हुए रजाई पलट दी। पीतल की चाबी रजाई के नीचे माचिस की डिब्बी के बगल में पड़ी हुई थी। फिर दादी बोली, पर क्या हुआ? पापा ने दादी को पकड़ते हुए पूछा। सामने वाली दीवार के पास संदूकची नहीं है, दादी ने हकलाते हुए कहा। पापा उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, इतनी बड़ी संदूकची उठाकर कोई नहीं ले जाएगा। वे चादर और रजाई उठाकर संदूकची ऐसे ढूंढ रहे थे मानो कोई सुई ढूंढ रहे हो। पर दादी समझ गई थी, उनके सारे गहने जा चुके थे। वह मुझे सूनी आंखों से ताकने लगी। पापा वहीं ज़मीन पर पसर गए। पापा ज़मीन पर बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। दादी ने पथराई आंखों से पापा को देखा और कहा, इसे बिना गहनों से कैसे विदा करेंगे? कल हम पर पूरा गांव हंसेगा। पापा ने अपना चेहरा हथेलियों से ढक लिया। तभी मेरी नज़र चाचू पर पड़ी, जो दरवाज़ा पकड़कर खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, चाचू। पापा ने तुरंत अपने चेहरे से हाथ हटा दिया और चाचू की तरफ बढ़ा दिए। चाचू ने तुरंत दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा ली और पापा का हाथ पकड़कर ज़मीन पर ही बैठ गए। पापा ने चाचू के सीने पर अपना सिर रख दिया। पापा बच्चों की तरह हिलक हिलक कर रो रहे थे और चाचू उनके सिर पर हाथ फेरते हुए अपनी नम आँखों को पोंछ रहे थे। तभी पापा बोले, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि गहने चोरी हो गए हैं। मैं कल सुबह ही शहर जाकर नकली गहने ले आऊँ। दादी धीमे से बुदबुदाई, ये सारी दुर्गत मेरी वजह से ही हो रही है। मैं ऊपर जाकर इसकी माँ को क्या मुँह दिखाऊंगी? तभी चाचू बोले, सुबह कितने बजे की बस पकड़ोगे? पापा ने ज़मीन पर ही लेटते हुए कहा, 10 बजे की। चाचू ने पापा का सिर सहलाया और उठकर खड़े हो गए। दरवाजे की कुंडी खोलते हुए वे तेज़ी से बाहर निकल गए, पर कुछ ही पलों बाद वे वापस आए और मेरे दोनों हाथ पकड़ते हुए बोले, हौसला रखना बिटिया,
ना चाहते हुए भी मेरे 2 बूंद आंसू उनकी हथेली पर गिर गए। मोती ऐसे ही नहीं लुटाते पगली, कहते हुए मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए वह चले गए। उस रात पापा, मैं और दादी कमरे को ताकते हुए न जाने कब तक बैठे रहे और पता नहीं कब वहीं फर्श पर सो गए। चाची, ताई और मामी के साथ साथ सभी समझ रहे थे कि मेरी विदा होने के कारण पापा और दादी बहुत दुखी हैं और इसीलिए किसी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। जब मेरी आँख खुली तो पापा को दादी की बगल में दीवार के सहारे खड़ा पाया। मैंने घड़ी पर नज़र डाली, सुबह के 8 बज रहे थे। मैं पापा को चाय के लिए पूछती, उससे पहले ही चाचू कमरे में अंदर आए और दादी के पास जाकर बैठ गए। दादी सकपका गई और चाचू को गौर से देखने लगी। तब तक मैं और पापा भी दादी के पास पहुंच गए। चाचू ने सफ़ेद झोले से पीले रंग के कपड़ों की पोटली निकाली और दादी की गोद में रख दी। दादी ने पोटली देखते हुए निराशापूर्वक शब्दों में पूछा, क्या है इसमें? पापा और मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी चाचू ने पोटली की एक के बाद एक करके सारी गांठें खोल दी। पोटली खुलते ही सोने के ढेर सारे जेवर दादी की साड़ी पर बिखर गए। पापा बोले, ये गहने तो भाभी के हैं ना, और तुम एक शब्द भी आगे नहीं बोलना। आज मेरी बेटी की शादी है और मेरा जिंदा रहते हुए कभी नकली गहने नहीं पहनेगी ये। पापा का गला रुंध गया। वह चाहकर भी आगे कुछ नहीं कह सके। आंसू पोंछते हुए उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। चाचू दादी का हाथ पकड़ते हुए बोले, इन्हें लेने से मना मत करना माँ, की कोई जात नहीं होती। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। चाचू दादी के सामने सिर झुकाकर बैठे थे। तभी दादी दोनों हाथ जोड़कर चाचू से बोली, भगवान के लिए मुझे मेरी ही नज़रों में और ना गिराओ बेटा। चाचू ने दादी के हाथ पकड़कर माथे से लगा लिए और दादी उनके गले लगकर रो पड़ी। खैर, मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई। दादी ने पूरी शादी में चाचू का हाथ पल भर के लिए भी नहीं छोड़ा और सभी मेहमानों से उन्होंने चाचू का अपना दूसरा बेटा कहकर मिलवाया। ससुराल आने के बाद भी मुझे पता चलता रहता है कि अब तीनों की बैठक हफ्ते में 6 दिन खूब जमती है और संडे को मेरे पति के साथ साथ मेरे सास ससुर भी मेरे मायके पहुंच जाते हैं। दादी कभी कभी चिढ़ाते हुए कहती है, सिर्फ बिटिया को भेजने की बात हुई थी, पता नहीं था कि पूरी की पूरी बारात ही साथ आ जाया करेगी। लाकर हंस पड़ते थे। मैं भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया में कोई भी किसी के बारे में सिर्फ उसके नाम से ही अपने मन में कोई धारणा ना बनाए। क्या पता जिन रिश्तों को हम गैर समझते हैं वे हमारे खून के रिश्तों से भी ज़्यादा पवित्र निकल हैं। धन्यवाद।